नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म के बात करने वाले हैं जिसका इंतजार मतलब सच में बहुत बेसब्री से हो रहा था। पवन कल्याण की नई फिल्म दे कॉल हिम ओजी। बाजार में जो गूंज थी ना, जबरदस्त थी। उम्मीदें बहुत ऊंची थी और जो शुरुआती आंकड़े आए, खैर वहां कहानी थोड़ी सी दिलचस्प हो जाती है। जो फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो भी उसके आसपास विवाद हुए और शुरू में लोगों को कैसी लगी फिल्म, उसको अच्छे से देखता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस फिल्म को लेकर इतना हाइप, इतना माहौल क्यों बना, पहले दिन की कमाई उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी, रिलीफ के साथ क्या क्या मुश्किलें आई और इन सब चीजों का मतलब क्या है फिल्म के लिए, पवन कल्याण के लिए और शायद बड़े लेवल पर तेलुगु सिनेमा के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। आपको बस एक अंदाजा देने के लिए बताती हूँ, शुरू में ऐसी बातें चल रही थी कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में पहले ही दिन करीब करीब 150 करोड़ कमा सकती है। हाँ, 150 करोड़। सोचिए, अगर ये सच होता तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ये अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग होती, एक नया ही रिकॉर्ड बन जाता। बिल्कुल। सवाल यही है कि क्या ये जो पहाड़ जैसी उम्मीदें थीं वो पूरी हुई या कहानी कुछ और ही निकली। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिलीज से पहले ये जबरदस्त माहौल बना कैसे। देखिए, पवन कल्याण सिर्फ एक बड़े एक्टर नहीं है। वो आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा नाम है, डिप्टी सीएम है। उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसे अक्सर लोग कल्ट फॉलोइंग कहते हैं, मतलब जबरदस्त क्रेज है उनके लिए। हाँ, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत लॉयल और पैशनेट मानी जाती है। बिल्कुल। और इसी स्टार पावर के दम पर, जैसा हमने कहा भी, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स थे वो अंदाजा लगा रहे थे कि फिल्म वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ कमाकर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। हाँ, ये सिर्फ तेलुगु सिनेमा के लिए नहीं बल्कि पवन कल्याण के करियर के लिए भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता। ये समझना जरूरी है कि ये 150 करोड़ वाली उम्मीदें सिर्फ हवा में नहीं थीं। इसके पीछे ठोस कारण थे। जैसा आपने कहा, पवन कल्याण की स्टार पावर तो है ही शायद सबसे बड़ा फैक्टर। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ फिल्म का प्रमोशन भी बहुत एग्रेसिव था। टीजर, ट्रेलर, गाने, सबको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। हाँ, वो भी है। और सबसे जरूरी चीज थी एडवांस बुकिंग। जो शुरुआती आंकड़े आ रहे थे एडवांस बुकिंग के, वो कमाल के थे। ये सब चीजें मिलकर इस बड़ी उम्मीद को हवा दे रही थी। और तेलुगु इंडस्ट्री जो वैसे ही आरआरआर, पुष्पा, बाहुबली जैसी फिल्मों से पैन इंडिया और ग्लोबल लेवल पे छा चुकी है, उसके लिए भी ये एक और बड़ा कदम होता। अच्छा, ये आंकड़े दिखा रहे थे कि ऑडियंस कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी। ट्रेड के आंकड़े ट्रैक करती है, उसके हिसाब से फिल्म ने रिलीज के पहले दिन यानी गुरुवार रात 9 बजे तक इंडिया में सारी भाषाएं मिलाकर लगभग 32 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। 32 करोड़ नेट? हाँ, 32 करोड़ नेट। यहाँ ये नेट कलेक्शन समझना जरूरी है। ये वो पैसा है जो टैक्स वगैरह कटने के बाद प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में आता है, ग्रॉस नहीं। सही। और ये कलेक्शन आया भारत में 3,500 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होने से। काफी वाइड रिलीज थी। हाँ, 3,500 प्लस स्क्रीन्स बहुत बड़ा नंबर है। और एडवांस बुकिंग की अगर बात करें, वो आंकड़े तो मतलब सच में हैरान करने वाले थे। रिलीज से पहले ही सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही फिल्म ने 70 करोड़ से ज्यादा कमा लिए थे। 70 करोड़ प्लस एडवांस में? हाँ, एडवांस बुकिंग मतलब जो टिकट रिलीज से पहले बिक जाते हैं। बताया गया कि 6,30,000 से ज्यादा टिकट तो सिर्फ ऑनलाइन ही बिक गए थे। बाप रे। और अगर सिर्फ एक शहर का उदाहरण ले, हैदराबाद का, तो वहाँ 851 शोज थे। उनसे एडवांस बुकिंग में 12.5 करोड़ रुपए आ गए थे। और लगभग 88% सीटें पहले से भरी हुई थी। 88% ऑक्यूपेंसी? हाँ, एडवांस में? हैदराबाद जैसे बड़े सेंटर में। हाँ, ये दिखाता है कि क्रेज किस लेवल का था। बिल्कुल। अब इन आंकड़ों को थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। पहले दिन इंडिया में 32 करोड़ का नेट कलेक्शन। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत सॉलिड, बहुत मजबूत शुरुआत है। हाँ, उसे कम नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं, आज के जमाने में ये बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन जब हम इसकी तुलना वो जो शुरू में 150 करोड़ वाली बात चल रही थी वर्ल्ड वाइड वाली, उससे करते हैं तो फर्क साफ दिखता है। हाँ, वो तो है, काफी बड़ा फर्क है। वो अनुमान शायद कुछ ज्यादा ही मतलब ऑप्टिमिस्टिक था, या ये भी हो सकता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट से उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन नहीं हुआ। उस पर हम आएंगे अभी। ठीक है, फिनोमिनल। ये दिखाता है कि फिल्म को लेकर जो शुरुआती एक्साइटमेंट थी वो एकदम पीक पर थी। फैंस बस पहला शो देखना चाहते थे किसी भी हालत में। हालांकि ये भी सच है कि एडवांस बुकिंग का पूरा अमाउंट पहले दिन के कलेक्शन में हमेशा कन्वर्ट नहीं होता।
उसमें ब्लॉक बुकिंग, कॉर्पोरेट बुकिंग भी होती है। अच्छा, ये भी होता है। हाँ, फिर भी ये साफ है कि फिल्म की ओपनिंग के लिए जबरदस्त माहौल बनाया गया था और उसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली। कम से कम इंडिया में तो मिली। हाँ, इंडिया में शुरुआत अच्छी रही। ये दिखाता है कि मार्केटिंग और स्टार पावर का जो शुरुआती कॉम्बिनेशन था वो कितना मजबूत था। हाँ, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था, जैसा अक्सर बड़ी फिल्मों के साथ होता है। सब कुछ एकदम स्मूथ नहीं चला। फिल्म की रिलीज खासकर इंटरनेशनल लेवल पर उसमें कुछ सीरियस दिक्कतें आईं और यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अच्छा, क्या हुआ? रिपोर्ट्स ये हैं कि कंटेंट डिलीवरी में देरी हुई। मतलब जो फिल्म की कॉपी पहुंचनी थी थिएटर्स में, वो टाइम पर नहीं पहुंची। इसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में कई जगहों पर पहले दिन के शोज कैंसिल करने पड़े। ओह, ये तो बड़ा इशू है। हाँ, और ये सिर्फ कुछ शोज की बात नहीं थी। नॉर्थ अमेरिका में यॉर्क सिनेमाज करके एक थिएटर चेन है, उन्होंने तो बाकायदा अनाउंस किया कि वो ओजी के सारे शोज कैंसिल कर रहे हैं और टिकट के पैसे वापस देंगे। सारे शोज? हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ये आरोप भी लगाया कि वो सेल्स के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। अरे बाप रे, ये तो सीरियस इल्जाम है। बिल्कुल, ये डिस्ट्रीब्यूटर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। और ऐसी ही खबरें यूरोप से भी आईं। कई देशों में फिल्म की जो डिजिटल कॉपी होती है, जिसे केडीएम कहते हैं, की डिलीवरी मैसेज, हाँ, वो टाइम पर सिनेमा तक नहीं पहुंची। तो वहां भी प्रीमियर शोज और पहले दिन के कई शोज कैंसिल हो गए। अब जाहिर सी बात है, इससे ना सिर्फ पहले दिन की कमाई पर असर पड़ा होगा, बल्कि फिल्म के बारे में एक नेगेटिव माहौल भी बना होगा शुरू में। और मुश्किलें सिर्फ विदेश में ही नहीं थी, इंडिया में भी एक बहुत ही चौंकाने वाली और थोड़ी चिंताजनक घटना हुई। इंडिया में? हाँ। क्या हुआ? बेंगलुरु के एक मल्टीप्लेक्स थिएटर से एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें पवन कल्याण का एक फैन फिल्म देखते हुए जश्न में इतना उत्साहित हो गया कि उसने कथित तौर पर तलवार या किसी तेज धार वाली चीज से थिएटर का स्क्रीन ही फाड़ दिया। क्या? तलवार से स्क्रीन फाड़ दिया? हाँ, मतलब आप सोच सकती हैं वहां क्या हंगामा हुआ होगा। स्क्रीनिंग रोक नहीं पा रही, मैनेजमेंट आया होगा। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि भाई थिएटर के अंदर कोई तलवार जैसी चीज लेकर कैसे घुस गया। ये तो सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल, ये घटना जो है ये इंडियन सिनेमा और खासकर साउथ इंडियन सिनेमा में जो स्टार्स और उनके फैंस के बीच का गहरा और कभी-कभी जुनूनी रिश्ता है, उस पर रोशनी डालती है। हाँ, वो तो है। अपने फेवरेट स्टार की फिल्म रिलीज होना कई लोगों के लिए एक त्योहार की तरह होता है। ढोल नगाड़े बजते हैं, पटाखे फूटते हैं, दूध से पोस्टर्स का अभिषेक होता है। ये सब हमने देखा है, ये आम बातें हैं। हाँ, ये देखा है। लेकिन जब ये एक्साइटमेंट कंट्रोल से बाहर होकर तोड़ फोड़ या वायलेंस का रूप ले लेती है, तब ये एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। सही बात है। जश्न मनाने और हुड़दंग करने के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है और कई बार फैंस उसे पार कर जाते हैं। बैंगलोर वाली घटना सिर्फ उस एक थिएटर की सिक्योरिटी पर सवाल नहीं उठाती, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्या सिनेमा हॉल ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं? फैंस के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? और क्या स्टार्स और फैन क्लब्स की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने फैंस से अपील करें कि भाई थोड़ा संयम रखो? हाँ, ये सवाल तो बनते हैं। ये सवाल अब और ज्यादा जरूरी हो गए हैं। बिल्कुल। फिल्म को जो शुरुआती रिव्यूज मिले हैं वो ज्यादातर पॉजिटिव हैं। अच्छा, रिव्यूज पॉजिटिव हैं? हाँ, क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से फिल्म के कंटेंट की तारीफ हो रही है। यहाँ ये भी बता देते हैं कि फिल्म के डायरेक्टर सुजीत हैं, वो पहले प्रभास के साथ साहो जैसी बड़ी एक्शन फिल्म बना चुके हैं। हाँ, साहो बनाई थी उन्होंने, से भी बहुत ज्यादा थी। पवन कल्याण के अलावा फिल्म में प्रियंका अरुल मोहन है, प्रकाश राज हैं, अर्जुन दास, श्रेया रेड्डी जैसे जाने माने एक्टर्स हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इस फिल्म से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं विलन के रोल में। हाँ, ये कास्टिंग भी काफी चर्चा में थी। हाँ। अच्छा, तो अगर इस पूरी पिक्चर को समेटें तो क्या नजर आ रहा है? दे कॉल हिम ओजी एक फिल्म जिसके आसपास रिलीज से पहले उम्मीदों का पहाड़ था। हाँ, 150 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग के सपने थे। इंडिया में शुरुआत दमदार हुई, पहले दिन 32 करोड़ कमाए। एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, 70 करोड़ से ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन इंटरनेशनल रिलीज में बड़ी गड़बड़ियां हुई, शोज कैंसिल हुए, डिस्ट्रीब्यूटर्स पर गंभीर आरोप लगे। इंडिया में एक फैन की हरकत ने सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। हाँ। और इन सब के बीच फिल्म को ज्यादातर अच्छी रिव्यूज भी मिल रही हैं। दूसरी तरफ हमें इंटरनेशनल रिलीज के मैनेजमेंट में सीरियस कमियां दिखती हैं और फैंस के जो बेकाबू बिहेवियर है उससे जुड़ी चिंताजनक चुनौतियां भी नजर आती हैं।
ये सिचुएशन अक्सर बड़े बजट और बड़े स्टार्स की फिल्मों के साथ देखने को मिलती है, और जब हम रिलीज के साथ इस तरह का जबरदस्त प्रेशर देखते हैं और कभी-कभी फैंस की ऐसी अनकंट्रोल्ड यहाँ तक कि खतरनाक प्रतिक्रियाएं देखते हैं, हाँ, तो सवाल ये उठता है कि बॉक्स ऑफिस के नंबरों से आगे बढ़कर प्रोडक्शन हाउस, डिस्ट्रीब्यूटर्स और शायद खुद स्टार्स की क्या जिम्मेदारी बनती है? किस चीज में जिम्मेदारी? क्या उनका रोल सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाकर बेच देना है, या फिर इन उम्मीदों को थोड़ा रियलिस्टिक बनाने में, रिलीज प्रोसेस को स्मूथ रखने में, और सबसे जरूरी सिनेमा हॉल में एक सेफ और पॉजिटिव माहौल को बढ़ावा देने में भी उनकी कोई मॉरल जिम्मेदारी है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। खासकर उस फैन कल्चर को देखते हुए जो जश्न और जुनून के नाम पर कभी-कभी सारी हदें पार कर जाता है। इस पर शायद इंडस्ट्री को और ज्यादा सीरियसली सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, एक अहम सवाल उठाया है आपने। चलिए देखते हैं वीकेंड पर फिल्म कैसा करते हैं और आगे क्या होता है।